देखो मैं चाहूंगा कि इस चैप्टर के नोट्स आप बनाओ मेरे साथ, अदरवाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बट मैं चाहूंगा कि आप बनाओ, बनाने से ज्यादा फायदा है। मेरा एक बहुत सिंपल सा टैगलाइन है, लिखोगे तो सीखोगे। तो अगर सीखना है तो लिखना पड़ेगा। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 2 पार्ट में पढ़ा जाता है, हमें 15-20 मिनट लगेगा एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में 15-20 मिनट लगेगा। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमें पढ़ना होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ध्यान रखना हमारे पेपर में 80% न्यूमेरिकल यहीं से आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाले पार्ट से। और दूसरा हमें इसके अंदर पढ़ना होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक रट्टा मारने वाला टॉपिक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक रट्टा मारने वाला टॉपिक है। इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हमें याद करने पड़ते हैं और बीच बीच में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। तो बीच बीच में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है, तो आप डिटेल में ध्यान रखो कि आपका 80% क्वेश्चन यहां से फंसने वाला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, और बीच में जो छोटे मोटे टॉपिक है वहां से क्वेश्चन फंसने वाला है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल से कम क्वेश्चन आते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा रट्टा मारने वाला, रिएक्शंस वाले। बाकी एक आध न्यूमेरिकल यहां से भी बन सकता है, तो न्यूमेरिकल यहां से भी बनता है, लेकिन मेजर टॉपिक हमारा यही वाला है जो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें 10 मिनट लगेगा, बहुत ईमानदारी से सीखना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कुछ नहीं होता, सबसे पहले एक डब्बा लिया जाता है और उसके बगल में एक दूसरा डब्बा। अब इन दोनों डब्बे के अंदर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड 1 m जिंक सल्फेट एंड 1 m कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। यहां पर 1 m का मतलब है मोलैरिटी, तो यहां पर केमिकल्स को ऐसे भर दिया जाता है, ऐसे भर दिया जाता है। फिर कुछ नहीं किया जाता, यहां पर एक रॉड लगाया जाता है जो रॉड बेसिकली जिंक का होता है, और यहां पर प्यारे बच्चों एक रॉड लगाया जाता है जो कॉपर का होता है, कॉपर का। इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स, ये रॉड है, रॉड। फिर यहां पर मान लो एक वोल्ट मीटर है या कुछ भी है, वोल्ट मीटर है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। प्यारे बच्चों यहां पर सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज, इसका नाम होता है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। अब इसका नाम सॉल्ट ब्रिज क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट होता है, लाइक KCl, KNO3, ऐसे सॉल्ट होता है, K+Cl-। KNO3 का मतलब है KNO3, सॉल्ट है वो भी। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन मैं आपको यही बता दूं, ये सॉल्ट ब्रिज ये दोनों को कनेक्ट करता है, दोनों को कनेक्ट, तो ये कंप्लीट करता है सर्किट को, कंप्लीट, कंप्लीट सर्किट, ठीक है ना, कंप्लीट सर्किट। ये सर्किट को कंप्लीट करेगा और साथ ही साथ ना इसको न्यूट्रल रखता है। न्यूट्रल रखने से क्या होता है कि सर्किट अच्छे से काम करता है, मेंटेन्स न्यूट्रलिटी, मेंटेन न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब है इन दोनों जो आधे आधे हिस्से हैं, आधे हिस्सा ये आधा हिस्सा ये, उसको न्यूट्रल करके रखता है। अब प्यारे बच्चों यहां पर होता क्या है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहां पर केमिकल्स डाल रखा है हमने और हमने वायर से कनेक्ट कर रखा है और ये वोल्ट मीटर है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरफ होता है, तो करंट हमारा पीछे की तरफ फ्लो होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब प्यारे बच्चों यहां पर कुछ चीजें आपको बेसिक बेसिक समझनी है कि यहां पर एक्चुअली में होता क्या है, जो रिंग, ये जो जिंक है, जिंक, जिंक का रॉड ना गलता है और नीचे आता है, तो जिंक का वेट डिक्रीज होता है, यहां पर इसका वेट जो है डिक्रीज होता है, वेट, वेट इसका डिक्रीज होता है, जिंक रॉड का वेट डिक्रीज होता है, तो जिंक गल के नीचे आता है। तो जिंक गल के नीचे आता है तो रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन मैं आपको बता दूं, रिएक्शन होता है कि जो जिंक है वो जिंक +2 में जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, यानी कि जिंक जो है गल के जिंक +2 बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, और वही इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ फ्लो करता है, तो Zn से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ऐसे फ्लो करता है। फिर प्यारे बच्चों होता क्या है, इसके अंदर ना कॉपर +2 का आयन होता है, इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर कॉपर +2। अभी जो कॉपर +2 है ना ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है, यहां पर इकट्ठा, तो इसका वेट बेटा इंक्रीज होता है, कॉपर का वेट इंक्रीज होता है, वेट इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज, क्योंकि यहां पर उल्टा खेल चल रहा है, यहां जिंक नीचे जाके गिर रहा है तो कॉपर नीचे से ऊपर उठता है, क्योंकि यहां पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो ये जो कॉपर का +2 है ये सॉल्यूशन से ऊपर आके वहां पर रॉड पर बैठ जाता है। अब प्यारे बच्चों फिर इसी प्रकार से ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है, और यहां पर हम रिएक्शन की बात करें तो ये कॉपर का जो +2 है ये यहां पर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को खाता है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन को खा के कॉपर 0 बना लेता है। अब इस प्रकार से हमारा जो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, बेसिक बातें कंप्लीट हो गई। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सबसे खास बात क्या है कि इस वाले रॉड को नेगेटिव बोला गया है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पर कॉपर का +2, ये कॉपर का +2 है यहां पर इकट्ठा हो रहा है, तो इस रॉड को पॉजिटिव बोला गया। अच्छा इसको एनोड बोला गया है, एनोड, नेगेटिव वाले रॉड को एनोड, और इसको कैथोड कहा गया है, कैथोड। अच्छा यहां पर ना ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, और मेरे प्यारे बच्चों यहां जो कैथोड है यहां पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन। अब इसको याद करने का एक तरीका भी है, क्या तरीका है? लोन। लोन एक बड़ा आसान और फेमस तरीका है, तो बहुत सारे टीचर, देखो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे टीचर या बहुत सारे यूट्यूबर फेम पाने के लिए ऐसा कहते हैं कि इसने मेरे से कॉपी किया, उसने मेरे से कॉपी किया है। मैं आपको रियल बताता हूं, सब यहां सीखने बैठे हैं, कोई किसी से कॉपी नहीं करता है। जैसे एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि सर ये लोन तो आपने उस टीचर से कॉपी किया है। अरे गधे, ये बुक में लिखा हुआ है लोन, ये बुक में लिखा हुआ है, बच्चों को पता ही नहीं है, ठीक है, बच्चों को पता ही नहीं कि बुक में लिखा हुआ है लोन। लोन का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ये देखो, ये हमारा राइट है और ये है लेफ्ट, लेफ्ट। तो लोन में एल का मतलब है लेफ्ट, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, कि जो लेफ्ट है, लेफ्ट, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है और वो एनोड होता है, एनोड, और एन का मतलब है नेगेटिव, तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, ठीक है। अब मान लो अलग पांडे सर ने भी ऐसे बता रखा है किसी उसमें, तो बच्चे बोलेंगे अरे पांडे साहब से कॉपी कर लिया आपने। अरे भैया बुक में लिखा हुआ है, एक बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, तो ऐसा है नहीं, अगर मैंने कॉपी भी किया है तो इसका मतलब मैंने सीखा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, हर कोई यहां सीखने का बैठा है, कल तुम में से कोई ट्यूशन पढ़ाएगा तो मैं थोड़ी बोलूंगा कि भाई तूने मेरे से कॉपी किया है, भाई तूने मुझसे पढ़ा है, तूने सीखा है, तो वो चीज यूज कर सकता है, दैट्स नॉट अ कॉपी। सब यहां लर्निंग करने बैठे हैं, बस मैं क्लेरिफिकेशन दे रहा हूं बिकॉज़ दिस इज वेरी फेमस, ठीक है, बात समझ में आया? कई बार तो बच्चे हमें ट्रिक बता देते, जैसे कि जो रशियन वाला ट्रिक था, ठीक है ना, वो मेरा नहीं था, वो किसी बच्चे ने मुझे बताया था, अनुभव नाम के बच्चे ने, ठीक है, और उसी के चक्कर में फंस गया था मैं। तो बच्चे वाला ट्रिक है, वैसे ही अलग अलग ट्रिक बच्चे भी बता देते हैं कई बार, और बच्चे कहां से सीख के आए मुझे क्या पता, बच्चे वो पेज नंबर 404, पेज नंबर 505 से सीख के आए। चलो
तो गाइज ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका ये रिएक्शन है। अब दोनों का कंबाइंड रिएक्शन क्या होता है, देखो कंबाइंड रिएक्शन, कंबाइंड रिएक्शन की बात करते हैं। अब कंबाइंड रिएक्शन में क्या होगा, देखो ये जो कंबाइंड रिएक्शन में हम ये नहीं लिखते, इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट नहीं लिखते, इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट नहीं लिखते, तो यहां पर हम लिखेंगे जिंक, जो कि जिंक +2 में गया है, ठीक है, एरो के इस तरफ। फिर हमारे पास कॉपर का +2 और एरो के उस तरफ है कॉपर 0, देखो कॉपर +2 एरो के उस तरफ है कॉपर 0, है ना। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, कंबाइंड रिएक्शन एक रिडॉक्स होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हमने इसके बेसिक बेसिक बात जाने, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर कि इसका वेट डिक्रीज होगा, इसका वेट इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है और उसका फ्लो उस तरफ है। जब बेटा ये हम पढ़ लेते हैं ना, तब हमें एक टॉपिक पढ़ना होता है इस चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखिए पोटेंशियल का मतलब आप 10th क्लास से जानते हो। तो यहाँ पर पोटेंशियल का मतलब एक प्रकार से आप वोल्टेज मान लो, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको, कोई नहीं पूछता है आज के टाइम पर व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर भी मैं आपको आइडिया देता हूं, देखो कहीं पर अगर प्लस और माइनस में सेपरेशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक वायर है, इस वायर का एक कोना प्लस है दूसरा कोना माइनस है, तो प्लस से माइनस की तरफ ना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एक पोटेंशियल का फॉर्मुला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो बेटा चार्ज सेपरेशन की वजह से, जैसे मैंने कहा एक रॉड है, ये रॉड है मान लो, ये रॉड मान लो नेगेटिव है और मैं कहता हूं नीचे पॉजिटिव है, तो यहां पर चार्ज का सेपरेशन है, चार्ज सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल पैदा हो जाता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड या द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल आता है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। डेफिनेशन की चिंता मत करो, डेफिनेशन आपको मिल जाएंगे नोट्स में, अदरवाइज इसका डेफिनेशन आता नहीं है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम अभी जो पढ़ेंगे वो है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड में क्या होता है कि मोलैरिटी को ना 1m रखते हैं, मोलैरिटी को हम 1 रखते हैं, तो स्टैंडर्ड केस कहलाता है, टेंपरेचर मोलैरिटी ये सब स्टैंडर्ड होता है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमें इसके लिए बता दो सिंबल क्या होता है, मैं आपको बताऊं ध्यान से, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका सिंबल मैं अगर आपको बताऊं तो इसका सिंबल हमने रखा है ई नॉट। तो पहले बच्चों ध्यान रखना, अगर आपके पास 2 हाफ सेल्स है, इसको हाफ बोलते हैं, तो अगर आपको पूरा निकालना है, पूरे सेल का निकालना है, ई नॉट ऑफ सेल, पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ताकत, जिससे बल्ब जलेगा, बिजली जलेगी, तो पूरे सेल का निकालने के लिए क्या करते हैं, ई नॉट ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन वाले में से ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन को माइनस कर देते हैं बस, और खेल खत्म हो जाता है। लेकिन रिडक्शन ऑक्सीडेशन से आप कंफ्यूज हो जाओगे तो जीवन भर एक चीज याद रखना, चलो कंफ्यूज हो ही जाओगे तो क्या कर सकते हैं, इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है, देख लो ई नॉट ऑफ राइट, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट, राइट वाले की ई नॉट वैल्यू को लेफ्ट वाले से माइनस करोगे तो पूरे सेल का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड के लिए यहां पर 0 का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, सपोज करो हमारे पास एक सिचुएशन है, सपोज करो हमारे पास एक सिचुएशन क्या है, किसी ने बोला देख कि जो जिंक +2 से जिंक 0 ऐसे कुछ लिख दिया, बोला ई नॉट वैल्यू है इसकी 0.34 वोल्ट, ऐसा बोल दिया माइनस लगा के, और बोला देखो ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर 0 बोल दिया प्लस का 0.70 वोल्ट, ऐसा कुछ बोल दिया। तो ये वोल्ट का मतलब क्या समझ पा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ताकत, एनर्जी। तो आपसे बोला पूरे सेल का निकाल, सेल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट में कौन था राइट में कौन था, आपको ये आइडिया होना चाहिए। तो लेफ्ट में आपका जिंक था, है ना, और राइट में कौन था ये, तो हमें ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट करना है, अगर आपको याद हो तो राइट वाले की वैल्यू कितनी है, राइट वाले की वैल्यू है 0.70 माइनस, अब लेफ्ट वाले की है -0.34, तो 7 4 11 जो भी है देख लेना, 1.10 वोल्ट के आसपास इसका आंसर आएगा। यानी हमने पूरे सेल का निकाल लिया, एक में जिंक था एक में कॉपर, समझे, एक में जिंक था और एक में क्या था, कॉपर, ये जिंक वाला था ये कॉपर वाला था, तो हमने राइट वाले में से लेफ्ट को माइनस किया तो पूरे सेल का हमें मिल गया। यानी सर आप कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर जो वोल्टेज आएगी, ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्टेज हमें बताएगा 1.10 वोल्ट अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब मैं छोटी सी बात आपको और बता रहा हूं कि जैसे मान लो इस सेल का, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, ये जो सेल है इसका 1.10 वोल्ट है मान लो। अब आपने क्या किया, आपने अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट सेंस में क्या किया, आपने अपोजिट सेंस में क्या किया, ध्यान दो, आपने अपोजिट सेंस में यहां पर क्या लगा दिया, 5 वोल्ट लगा दिया। तो क्या होगा सोचो, अपोजिट सेंस में 5 वोल्ट मतलब मान लो हमारा अभी जो करंट है इस तरफ है, अभी हमारा करंट इस तरफ है, और आपने इसके अपोजिट में 5 वोल्ट लगा दिया, इससे भी ज्यादा, तो सब कुछ उल्टा हो जाता है, एवरीथिंग रिवर्स। तो एवरीथिंग रिवर्सेस, सब कुछ बदल जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। सब कुछ बदलने का मतलब क्या है, सब कुछ बदलने का मतलब यह है कि अब करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, और अगर करंट अगर उल्टा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे होगा बताओ, समझो। अगर अब हमने कहा कि पहले करंट इस तरफ था लेकिन हम 5 वोल्ट लगा रहे हैं, 1.10 वोल्ट से बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, तो क्या होगा, अब हमारा करंट इस तरफ दौड़ेगा, और करंट इस तरफ दौड़ने का मतलब क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन किस तरफ दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ दौड़ेगा। पहले यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या हो रहा था, अब इसका ऑक्सीडेशन होगा, पहले इसका वेट इंक्रीज हो रहा था, अब इसका वेट डिक्रीज होगा, तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, इवन रिएक्शन भी उल्टे हो जाएंगे, रिएक्शन क्या हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रहेगा आप लोगों को, एग्जाम में यही आता है कि अगर हमने ज्यादा लगा दिया तो क्या होगा, भैया सब कुछ उल्टा हो जाएगा, लिख दोगे। कम लगाया तो कुछ नहीं होगा, कम लगाया तो, और मान लो मैंने बराबर लगा दिया तो, हमने बराबर लगा दिया तो, बराबर लगा दिया सब कुछ रुक जाएगा, इधर का करंट कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर हम एक्सटर्नल लगा रहे, अपोजिट सेंस में क्या लगा रहे, एक्सटर्नल वोल्टेज अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, 3 केसेस बनेंगे इसके, कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है सब कुछ रुक जाएगा, और ज्यादा लगा दे तो सब कुछ अपोजिट हो जाता है।
ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है, ध्यान रखना ये बात। चलो प्यारे बच्चों, ये सब बेसिक बातें पढ़ ली इस चैप्टर को लेके। अब हम पढ़ेंगे शी। मेरे को 3 दिन होने वाले बिना सोए। मैं सिंपल सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कंटिन्यू करनी है कि सीरीज़ नहीं करनी है। ठीक है, बता देना कि ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है। और मेरी मेहनत समझ में आ रही तो भाई एक लाइक कर देना। और इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब तो करके जा ही सकते हो। एग्ज़ाम में तो आप भी बैठोगे, कर्मा वहाँ हेल्प करेगा आपका। मेरी मेहनत को सपोर्ट करो, आपकी मेहनत को कर्मा सपोर्ट करेगा, वरना कर्मा तो बहुत पावरफुल है यार, क्या ही बोलूँ। और क्या बोलना था, भूल गया। हाँ, छोड़ो। अब शी क्या होता है सर, ये बताओ। देखिए, शी ना एक डिवाइस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहां पर ये वायर होती है प्लेटिनम की, और प्लेटिनम की यहां पर कोटिंग की जाती है फॉइल, ठीक है। यानी प्लेटिनम का ही वायर है, और ये फाइनली डिवाइडेड, शी एक डिवाइस है, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम फॉइल, ठीक है। मतलब यहां पर भी प्लेटिनम की फॉइल लगाई जाती है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, यहां पर ना इसका शेप ऐसा होता है, कांच का बना होता है। सुनो, यहां पर क्या लगाता है बताओ मुझे, बोलो। हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस होगी नॉर्मल स्टैंडर्ड केस में 1 बार प्रेशर कह सकते हो, 1 बार प्रेशर, 1 एटीएम भी कह सकते हो, 1 बार या 1 एटीएम भी कह सकते हो। हाइड्रोजन गैस जाता है, एचसीएल ले जाता है, यहां पर एचसीएल 1 एमएचसीएल, 1 एमएचसीएल ले जाता है, एचसीएल का सॉल्यूशन मोलैरिटी 1 है। तो ये आपका शी है डिवाइस। डिवाइस क्या है देख लो, डिवाइस में प्लेटिनम की वायर, लास्ट में फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम फॉइल, प्लेटिनम का फॉइल है, एचसीएल का सॉल्यूशन है, और हाइड्रोजन गैस डाला जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये जो डिवाइस है ये हाफ सेल है, पूरा नहीं है। देखो, ये हाफ सेल है, और इसका शी का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये बात ध्यान रखना। और प्यारे बच्चों, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका जो ई नॉट है, ई नॉट इसकी वैल्यू 0.00 वोल्ट होती है। मतलब ये स्टैंडर्ड है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो शी क्या है, शी एक हाफ सेल है जिसमें प्लेटिनम की वायर होती है, और प्लेटिनम का फॉइल होता है, लास्ट में एचसीएल का सॉल्यूशन होता है, और हाइड्रोजन गैस को 1 बार या फिर 1 एटीएम प्रेशर पे डाला जाता है। अब ये जो डिवाइस है ये हाफ सेल है, और इसकी वोल्टेज होती है 0.00 वोल्ट बस। और इस डिवाइस का क्या इस्तेमाल किया जाता है, अगर कहीं पर अकेला शेल है, मैंने कहा कहीं पर अकेला है और हमें पूरा करना है तो हम उसको लगा सकते हैं, शी को यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और जब हम शी को लगाते हैं ना तो सेल पूरा हो जाता है, और जब ये सेल पूरा हो जाता है तो क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि हम ई नॉट सेल निकाल पाएंगे। हम ई नॉट सेल निकाल पाएंगे कैसे, ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। क्योंकि पहले अकेला था ये, जब ये अकेला था तो हमने कहा चलो शी को यहाँ लगा देते हैं। क्यों, लगाने से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, इसकी वैल्यू तो 0 है। यानी हमारे जो राइट वाला पार्ट है तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो 0 रहेगा तो हमारा फायदा क्या है कि हम ई नॉट सेल निकाल सकते हैं, और ई नॉट सेल निकल गया तो ऑटोमेटिक हमारा ये निकल जाएगा, ई नॉट ऑफ लेफ्ट वाले का निकल जाएगा। नहीं समझ पा रहे, अरे बेवकूफ, कितना आसान तो है। शी एक ऐसा डिवाइस है जिसकी वैल्यू 0 है, तो कितना गजब की बात है। अगर मेरे पास एक हाफ सेल है और मैं शी को लगा दूं तो कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो 0 रहेगी हमेशा। तो बड़ा आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना और चीजों को सॉल्व करना, यानी बड़ा आसान हो जाएगा लेफ्ट वाले का वैल्यू निकालना या किसी का भी वैल्यू निकालना, ठीक है। तो ये जो हाफ सेल है हम कहीं भी लगा सकते हैं, हम इसको लेफ्ट में भी लगा सकते हैं और राइट में भी लगा सकते हैं, यानी कि लेफ्ट में भी लग सकता है, राइट में भी, यानी कि ये कैथोड की तरफ भी लग सकता है और एनोड की तरफ भी लग सकता है। और इसकी वैल्यू 0 होने से बहुत फायदा है, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, और हाफ सेल्स की वैल्यू निकल जाएगी, ई नॉट सेल हम निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब प्यारे बच्चों, हम जो देखने जा रहे हैं दैट इज नर्स इक्वेशन। अब ये नर्स इक्वेशन क्या होता है समझिएगा। प्यारे बच्चों, हमारे सिलेबस में ना टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन पे ही सिखाया गया है, ठीक है। बस यहाँ पर फर्क क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है वो अब 1 m नहीं रहेगा। अब कंसंट्रेशन कुछ ऐसे लिखे होंगे 0.002 m या 0.003 m, या लिखा होगा 1 × 10⁻⁷, कुछ अजीब तरीके से लिखा होगा 10⁻³ ऐसा कुछ लिखा होगा, यानी कि जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है अब 1 नहीं होगा, 1। तो जो नर्स इक्वेशन है ये नॉन स्टैंडर्ड के लिए होता है, नॉन स्टैंडर्ड केस, नॉन स्टैंडर्ड के लिए होता है। तो नर्स इक्वेशन क्या होता है देख लो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल बोल रहा है, सॉरी ई सेल, अब इसको हम ई सेल बोलेंगे क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड के लिए आप नॉट लगाते हो, तो ये नॉन स्टैंडर्ड है। तो ये जो नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है ई सेल, पूरे सेल का, आपको कैसे निकलता है, तो निकलता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n log QC। अब मुझे बस आपको n सिखाना है, log QC सिखाना है। ई नॉट सेल आप जानते हो कैसे निकालते हैं, ई नॉट निकालने के लिए राइट माइनस लेफ्ट किया जाता है। तो अब मुझे आपको QC सिखाना है और n सिखाना है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में जैसे मान लो a + b gives c, तो मान लो यहाँ पे 2 लिखा होगा, यहाँ 3 लिखा होगा, यहाँ 5 लिखा होगा। अब ध्यान रखना छोटी सी बात, जो भी आयंस होंगे, सपोज करो मैं कहता हूं आपको कि यहाँ पर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला आयन है +2, ये है +7, कुछ भी है आयंस, तो इसको टारगेट करना है आयंस, और यहाँ भी आयंस, सिर्फ आयंस को टारगेट करना है जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव होता है। और QC लिखने का तरीका क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट में है C, इस C का अमाउंट यहाँ लिखेंगे, C की वैल्यू जो भी दिया होगा क्वेश्चन में, C का अमाउंट यहाँ लिखोगे और इसकी पावर ये होगा, ये 5। ये तो आयंस को मत चुना, ये तो चार्ज है, चार्ज को नहीं चुना है। फिर यहाँ पर A का कंसंट्रेशन यहाँ लिखोगे जो भी आयन है, और उसकी पावर ये 2 जो इसका कोफिशिएंट है, तो आप QC निकाल लोगे। तो QC निकालने के लिए आयंस को चुना जाता है। अब इसके ऊपर प्लस माइनस नहीं है तो इसको हम नहीं छुएंगे, ध्यान रखना। तो QC ऐसे निकाला जाता है। तो एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें QC और N दोनों को समझेंगे। मान लो क्वेश्चन दिया है जिंक, ठीक है, कॉपर +2, Zn 0 और Zn +2 कॉपर 0। तो यहाँ पर हम QC लिखते वक्त क्या ध्यान देंगे कि आयंस क्या है, इसमें आयंस है Zn, तो हम लिखेंगे Zn, और इसके कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे इसकी पावर। ये जिंक +2 जो है, जिंक +2 इसकी पावर 1 है। फिर इधर को अब प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट, अब रिएक्टेंट देखेंगे, रिएक्टेंट में ये है, तो प्रोडक्ट को ऊपर लिखना है, रिएक्टेंट को नीचे लिखना है। प्रोडक्ट हमेशा ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, नीचे नीचे में कॉपर का +2 है तो इसकी पावर क्या लिख देंगे हम, बताओ, कुछ भी नहीं है तो 1। तो इस क्वेश्चन का QC ये है। अब n कैसे निकालते हैं, n तो n ऐसे निकालते हो, Zn 0 पर है और ये +2 में गया तो जो n की वैल्यू 2 हो जाएगा। या फिर ऐसे देख सकते हो, कॉपर +2 है और कॉपर 0 गया तो चेंज कितने का हुआ, 2 का, तो n की वैल्यू 2 हो गया। तो n यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने चेंज हुए, और QC निकालने के लिए कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट में आयन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का आयन। तो आप QC समझ गए, आपको n निकालना आ गया, और आपको ई नॉट सेल निकालना मैं सिखा चुका हूं। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, इट इज नर्स इक्वेशन। YouTube पर मैंने क्वेश्चंस की वीडियो डाल रखी है, आप वहां से इनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ अहम बातें सीखेंगे हम
जो कि है डेल्टा जी के बारे में। गिब्स एनर्जी के बारे में बात करते हैं, डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी लिख रहा हूं, गिब्स एनर्जी डेल्टा जी। अब इस डेल्टा जी के दो हिस्से हो सकते हैं, डेल्टा जी नॉट और एक सिंपल डेल्टा जी। अब देखो डेल्टा जी नॉट होता है माइनस ई नॉट एफ, ई नॉट सेल और एफ। अब देखो इसमें फर्क क्या है, ये स्टैंडर्ड केस है, स्टैंडर्ड, तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है। अब इस पे नॉट नहीं लगा तो ये नॉन स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड मतलब इसको सिर्फ गिब्स बोलोगे, समझे? तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या है, देखो एन तो आपको पता लग गया, ई नॉट सेल आपको पता कैसे निकालते हैं, एफ क्या है, तो देखिए एफ एक फिक्स वैल्यू होता है 96500 कूलम, यहाँ सी का मतलब कूलम होता है, तो एफ एक कांस्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला होगा माइनस एन ई एफ। अब यहाँ पर ये ई सेल होगा, लेकिन ये कौन सा वाला होगा ई सेल, ये होगा नर्स्ट इक्वेशन का, ये होगा नर्स्ट इक्वेशन का, यानी पहले आपको नर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करके ई सेल निकालना पड़ेगा, तब जाके आप एन से मल्टीप्लाई करोगे और एफ से मल्टीप्लाई करोगे, तब आपको नॉन स्टैंडर्ड डेल्टा जी मिलेगा एक प्रकार से। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड निकालना बड़ा आसान है। स्टैंडर्ड में ये कौन सा वाला है, ई नॉट सेल, ये ई नॉट सेल वो वाला है, ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट, तो ये वाले से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी आप सीख गए, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पर एक बोनस चीज बता रहा हूँ, कई बार इक्विलिब्रियम की बात की जाती है, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पर एक चीज ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम पे ना ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाता है 0.0591 n log kc, इसको kc लिखते हैं। तो कई बार इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा तो इस तरीके से आपको करना है। आप तो बोलोगे kc क्या है, तो जैसे आपने qc सॉल्व किया था वैसे ही kc को सॉल्व किया जाता है, यानी प्रोडक्ट में आयंस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के आयंस, और n तो आपको मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस YouTube पर बहुत सारा डाला हुआ, देख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब पहले जब हम ये पढ़ लेते हैं ना, तो इस चैप्टर में हमें आगे क्या क्या पढ़ना होता है ये देखो। अब इस चैप्टर में आपको छोटी बातें सीखनी है, जैसे कि r का मतलब रेजिस्टेंस होता है, सबको पता होगा, ठीक है, तो r का मतलब रेजिस्टेंस, तो 1/r को बोलते हैं g, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है हमारा कंडक्टेंस। अब चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ा डिटेल में देखते रहना, कंडक्टेंस। फिर बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा रो, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, 1/रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कंडक्टिविटी, इसको के बोला गया केमिस्ट्री में, ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी, ठीक है। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा r इज इक्वल टू रो l बाई a, ठीक है, तो यहाँ पर इसको उल्टा करो, इसको लिखो 1/r, उल्टा करो बस, तो 1/r, तो ये हो जाएगा 1/रो और ये हो जाएगा a बाई l। हमने इस फॉर्मूले को पढ़ा है बचपन में, उसको बस उल्टा किया है, तो उल्टा करने से क्या फायदा होगा, 1/r को हम g बोलेंगे कंडक्टेंस, 1/रो को हम बोलेंगे k, और a बाई l है ना, तो l यहाँ ले आओ, a यहाँ ले आओ, कुछ नहीं किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, l को यहाँ ले आया, a को उसके नीचे ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको। तो ये जो l बाई a है इसको बोलते हैं g स्टार, तो g स्टार इंटू में g इज इक्वल टू कप k, ये मतलब कंडक्टिविटी। तो आपको याद कैसे रखना है, ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, तो मैंने आपको करवा दिया दिल बड़ा करके कि l को उधर ले गया, a को नीचे ले आया, तो दिल बड़ा करके बता दिया मैंने, उसे नीड नहीं थी। k का मतलब होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, g का मतलब कंडक्टेंस, और g स्टार का मतलब क्या होता है, सेल कांस्टेंट। अभी मैं आपको सब सिखाता हूँ सेल कांस्टेंट क्या है, थोड़ा वेट करो। एक्चुअली में ना हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में क्या होता है, एक बर्तन ले जाता है बर्तन, अब इस बर्तन में यहाँ पर इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड, और यहाँ भी इलेक्ट्रोड, तो इनके बीच की दूरी को l कहा जाता है, l, और इसका जो एरिया होगा उसको a कहेंगे, क्या कहेंगे, a। तो अगर कोई सेल है तो सेल का लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगा, लेंथ, क्या मैं पानी डाला लेंथ बदल गया, नहीं भाई, हमने इसमें नींबू निचोड़ दिया लेंथ बदल गया, ऐसा नहीं होगा, लेंथ हमेशा सेम रहेगा और एरिया क्या रहेगा, सेम। तो हम बोलेंगे लेंथ अपॉन में एरिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, तो इसका नाम ही हमने रख दिया जी स्टार, तो जी स्टार का नाम होता है सेल का कांस्टेंट। अब देखो कहानी समझना, एक्चुअली में अगर मान लो इस सेल के अंदर इसका नाम रखा गया कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, कंडक्टिविटी सेल, इसका नाम कंडक्टिविटी सेल क्यों समझा रहा हूं, देखो मान लो यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब, अब इस बल्ब के यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, बैटरी, ठीक है, अब ये बल्ब नहीं जलेगा, यहाँ पर आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, फिर भी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि ये दोनों तार कटे हुए, दोनों तार क्या है, अलग। लेकिन इसी के अंदर अगर हम पानी वाला सॉल्यूशन बना दे, पानी डाल दे और नमक डाल दे, नमक, हमने नमक डाल दिया, पानी और नमक का सॉल्यूशन डाल दिया, अब इस तार को इसमें गिरा दिया हमने, इस तार को हमने इसमें गिरा दिया, तो बल्ब जल जाता है। बल्ब जलने का मतलब क्या है, बल्ब जलने का ये मतलब है कि जो नमक वाला सॉल्यूशन है, नमक वाले सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी है, उसी कंडक्टिविटी को हम के बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ इसका कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस को हम जी बोल रहे हैं, और कुछ ना कुछ यहाँ पर सेल कांस्टेंट होगा, सेल कांस्टेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और एरिया होगा। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कंडक्टिविटी सेल का, यानी जब भी कंडक्टिविटी सेल का बात आए तो समझ लेना कि l बाई a हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम कुछ बातें करने जा रहे हैं, हमने समझ गए कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल में समझ गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस यहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, छोटी छोटी बातों का जो प्लीज ध्यान देना। जैसे कि पहली बात ये कि क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि मान लो जो ये k है उसका फॉर्मूला आपने बोला g स्टार इंटू जी, जी स्टार इंटू जी, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अब मुझे ये बताओ कि मान लो यहाँ पर किसी एक कंडक्टिविटी सेल है जिसमें नमक डाला हुआ है पानी के साथ, अब मैं इसके अंदर पानी डालूं तो क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या पानी डालने से के की वैल्यू चेंज होती है क्या, तो हम बोलेंगे देखिए पानी डालने से के की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी उसकी बात हमें करनी है। तो देखो पानी जब भी आप डालोगे, पानी डालने का मतलब होता है डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन करने से के हमेशा डिक्रीज होता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप पानी डालोगे तो के डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो डाइल्यूशन के डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। पानी डालने से पता क्या होता है, पानी डालने से ये होता है कि जो आयंस है, आयंस ये यहाँ से गायब हो जाएंगे, इस जगह से गायब हो जाएंगे, और गायब हो जाएंगे तो यहाँ की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि आपने पानी डाला, पानी में बह के निकल गया यहाँ से, तो जब आप डाइल्यूशन करते हो के डिक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर आपसे कोई बोले कि भाई डिफाइन के, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, डिफाइन के, ये जो कंडक्टिविटी है उसको डिफाइन करो, तो आपके पास एक तरीका क्या है, के का एक तरीका पता क्या था, के था आपका 1/रो, आप बोल सकते हो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो छोटी छोटी बातें आप कर सकते हो। पर एक और तरीका है, क्या तरीका है, हम कह सकते हैं कि जो के है हमारा वो जी के बराबर होगा, कब, जब जी स्टार की वैल्यू 1 हो जाए, जी स्टार की वैल्यू क्या हो जाए 1, अगर हमारे जी स्टार की वैल्यू 1 हो जाए, हमारे जी स्टार की वैल्यू 1 हो जाए, तो हम बोलेंगे व्हेन सेल कांस्टेंट इज 1 कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस, व्हेन सेल कांस्टेंट इज 1 कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस। तो ऐसा भी आप समझ सकते हो। अब प्यारे बच्चों इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है वो समझिएगा। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है मोलर कंडक्टिविटी, जैसे हम लोगों ने कंडक्टिविटी पढ़ा तो हमें पढ़ना होता है मोलर कंडक्टिविटी। अब ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कंडक्टिविटी के, तो आप इस के को अगर मोलैरिटी से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या रहेगा मोलर कंडक्टिविटी। इसको लैम्डा, ऐसे लैम्डा बना के छोटा सा m लिख देते हैं, m, तो कई लोग ऐसा लिखते हैं पाई बना देते हैं, पाई के नीचे m, कहते हैं देखो कंडक्टिविटी अपॉन में मोलैरिटी, मोलर कंडक्टिविटी। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको सिखा दूं पीछे से, देखो क्या, कि जैसे आप लोग यहाँ पर ये सब बातें कर रहे थे ना, देखो 1/r, जैसे कि r को बोलते हैं ओम,
तो 1/r को ना ये बोला जाता है MHO, उल्टा। ठीक है, देखो 1/r, देखो r को आप ओम बोलते हो तो 1/r को MHO बोलते हैं, बहुत सिंपल भाषा में, लेकिन इसका मतलब होता है साइमन। साइमन यानी कि कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस उसकी यूनिट क्या होती है? साइमन। कंडक्टेंस की यूनिट साइमन होती है, बात आप ध्यान रखना कि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमन। आप इसे फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो तो हम लोगों ने एक चीज याद रखा है कि साइमन क्या होता है। ठीक है, अब देखो मोलर कंडक्टिविटी में अगर हम यूनिट की बात करें तो मैं आपको ना होमवर्क दे रहा हूं, यूनिट होमवर्क तरह का होमवर्क दे रहा हूं कि आप इसका यूनिट निकालना कि व्हाट इज द यूनिट। ठीक है, उसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका यूनिट। बस आपको एक ट्रिक देता हूं, ट्रिक ध्यान रखना, ट्रिक। ये फॉर्मुला कब इस्तेमाल करना, ये फॉर्मुला जब मीटर की बात की जाए, मीटर, जब क्वेश्चन में मीटर की बात की जाए कि लेंथ मीटर में है, एरिया मीटर में है, तो ये सिंपल फॉर्मुला। लेकिन इसी फॉर्मुले में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना अगर बातें सेंटीमीटर में चले तो। ये बहुत ही गजब ट्रिक दिया है मैंने आपको। ठीक है, तो सेंटीमीटर में पता चले तो ये ट्रिक, और मीटर में पता चले तो ये ट्रिक। बाकी यूनिट याद कर लेना, आपको यूनिट याद करोगे तो आगे लग जाएगा। अब प्यारे बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ने के बाद अगला टॉपिक पता क्या होता है? अगला टॉपिक होता है कि आप वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़े। वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, यार वीक किसे कहते हैं और स्ट्रॉन्ग किसे कहते हैं? देखिए, वीक उसे कहते हैं जो पूरी तरह डिसोसिएट ना हो, जो डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, जो पूरी तरह ना टूटे। और स्ट्रॉन्ग उसे कहते हैं विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, जो पूरी तरह टूट जाए। विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, जो पूरी तरह टूट जाए, उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। मतलब नाम पे मत जाओ, सर स्ट्रॉन्ग है फिर भी टूट जा रहा है, हाँ टूट जा रहा है। वीक वो है जो पूरी तरह ना टूटे। समझाने का तरीका क्या है, देखो जैसे एसिटिक एसिड की बात करते हैं, तो एसिटिक एसिड अगर आपने मान लो इसके 100 पार्टिकल, इसके 100 बंदे पानी में डाल दिए तो इसके 10 ही बंदे टूटेंगे। 100 बंदे पानी में डालोगे तो 10 ही बंदे टूटेंगे। अब स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल है नमक, NaCl, HCl, KCl। अगर इसको आप पानी में डाल दोगे तो सारे के सारे टूट जाएंगे। टूटने का मतलब है कि Na अलग, Cl अलग, H अलग, Cl अलग, K अलग, Cl अलग, ये पूरी तरह टूट जाता है तो स्ट्रॉन्ग है। और ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट, पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपका CH3CO- H+ एंड NH4+OH-। पर हमारे सिलेबस में पूरी एनसीईआरटी में इसी की बात की गई है, CH3CO-H+। एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो पूरी तरह नहीं टूटता, यानी 100 पार्टिकल में 10 ही टूटेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी। वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन, दोनों बोल सकता है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक रूल याद कर लो, डी और सी आपस में उल्टे होते हैं। मतलब क्या है, कहीं पर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा, तो डी और सी आपस में उल्टे होते हैं कि डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा। तो वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन, इसके ऊपर ग्राफ क्या है समझाता हूं। देखिए इसके ऊपर ग्राफ लिया गया, इस ग्राफ में यहां पर लिया गया लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी और इधर लिया गया रूट ऑफ कंसंट्रेशन। अब हमने क्या किया, हमने ना पहले ग्राफ बनाया स्ट्रॉन्ग के लिए, एक स्ट्रॉन्ग KCl के लिए, KCl। अब हम इस तरफ आ रहे हैं, उल्टा उल्टा आने का मतलब है कि आप कंसंट्रेशन घटा रहे हो। तो अगर कभी हम कंसंट्रेशन घटाते हैं ना प्यारे बच्चों, तो हम डाइल्यूशन को बढ़ा रहे होते हैं, तो हम उल्टा साइड आएंगे, उल्टा साइड हम ग्राफ को उल्टा लेके आएंगे इधर, तो हम कंसंट्रेशन घटा रहे हैं। तो जब हम कंसंट्रेशन घटा रहे हैं इसका मतलब हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या नोट किया कि जब हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन घटाने का मतलब है कि हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन जो है बढ़ रहा है, डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ध्यान रखना। तो बेटा जब हम डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट का मतलब होता है पानी डालना, डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी डालना, पानी डालना। यानी अगर हम KCl के अंदर पानी डालेंगे तो पानी डालने से हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब है कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। यानी कि ऑन डाइल्यूशन, सबसे गजब का नियम, ऑन डाइल्यूशन लैम्डा m इंक्रीजेस। ठीक है ना, अभी हम स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो स्ट्रॉन्ग के लिए क्या हो रहा है, पहला पॉइंट है ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो रीजन क्या माना गया, रीजन माना गया कि जब हम पानी डालेंगे तो पानी डालने से जो पार्टिकल है उनका मूवमेंट बढ़ जाएगा, और जब चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है। समझो लॉजिकली, रीजन ये दिया गया। तो भैया जब तुम पानी डालोगे तो पानी डालने से पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर जाएंगे और वो मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट करेंगे तो करंट ज्यादा मिलेगा। तो बोला गया कि ऑन डाइल्यूशन लैम्डा m इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट इन मोमेंट। पानी डालने से इनका मोमेंट बढ़ गया, मूवमेंट लिखना चाहिए, मोमेंट नहीं मूवमेंट। पानी डालने से इनका मूवमेंट बढ़ गया होगा। ठीक है ना, पार्टिकल दूर दूर हो गए होंगे, K अलग हो गया, Cl अलग हो गया, इनका मूवमेंट बढ़ गया। फिर पहले बच्चों हम लोगों ने वीक के लिए ही काम किया। हमने क्या किया, हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने स्टार्ट किया। तो यार वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो ग्राफ एकदम तेजी से बढ़ा। वीक मतलब यह CH3COH। तो ये बात ना हमें समझ नहीं आई कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। तो वीक के लिए क्या रीजन हम लिखेंगे, देखो वीक के लिए, तो वीक के लिए हम ये लिखते हैं कि देखो यार वीक में ऐसा हुआ होगा, वीक में भी जो लैम्डा m है, वीक में भी लैम्डा m बढ़ा होगा। लेकिन ये लैम्डा m क्यों बढ़ा होगा उसके पीछे रीजन जानते हैं। तो ज्यादा बढ़ गया, शार्प इंक्रीज है, शार्प इंक्रीज वीक में है जो शार्प इंक्रीज है। तो शार्प इंक्रीज क्यों है, क्योंकि देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट है गेम चेंजर। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि पहले वो 10 बंदे थे खाली, हमने 100 डाले थे और 10 ही बंदे थे जो टूटे हुए थे। अब तुम पानी डालोगे, सोचो 100 बंदे थे, 10 बंदे टूटे हुए थे, तुमने पानी डाला 10 बंदे और टूट गए, तुमने पानी डाला 10 बंदे और टूट गए, तुमने पानी डाला 10 बंदे और टूट गए। यानी हो क्या रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में शार्प इंक्रीज क्यों है, मोलर कंडक्टिविटी में शार्प इंक्रीज क्यों है, बिकॉज ऑन डाइल्यूशन, अगर आप डाइल्यूशन करते हो, पानी डालते हो, न्यू नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूसेस, यहां पर न्यू नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होता है। और एक सिंपल भाषा में कहे देयरफॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, यानी टूटना बढ़ जाएगा, डिसोसिएशन इंक्रीजेस। अब टूट जाएंगे ये ज्यादा, यानी पहले जो 10 बंदे थे अब 10 नहीं रहे, अब 100 बंदे हो गए, तो नए नंबर ऑफ आयंस आ गए, न्यू नंबर ऑफ आयंस आ गए, और नए नंबर ऑफ आयंस आएंगे तो करंट एकदम से बढ़ेगा। बात समझ पा रहे हो। तो वीक वाले में क्या होता है, पार्टिकल्स छुपे होते हैं, 90 पार्टिकल छुपके बैठे होते हैं, और पानी डालने से 90 और नए पार्टिकल्स आ गए। तो इस प्रकार से हमने टॉपिक पढ़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी, और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज कीप इन माइंड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और फटाफट आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो जो भी हमने ग्राफ पढ़ा है, इस ग्राफ से हमें एक क्लियरिटी है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम यहां पर निकालना चाहें, इसको बोलेंगे हम जीरो कंसंट्रेशन। और ध्यान रखना, एक रूल बताया था मैंने कि अगर कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा तो डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली
तो इस पॉइंट को ना, ग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको जीरो कंसंट्रेशन एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोला जाता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर इसको बोलते हैं लिमिटिंग। यहां पर जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी। तो ध्यान रखना, जो बहुत सिंपल है यार, जीरो कंसंट्रेशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ की जो वैल्यू होगी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप ग्राफ को आगे बढ़ा के निकाल सकते हैं वैल्यू, ये रहा वैल्यू, कि जीरो के सामने ये वैल्यू है स्ट्रॉन्ग के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का ग्राफ ऐसा है। लेकिन वीक के लिए आप कभी भी ग्राफ से नहीं निकाल सकते। वीक के लिए ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है, तो भैया ऊपर थोड़ी हम निकाल पाएंगे कभी, मतलब यहाँ के सामने की वैल्यू निकाल पाएंगे, इसके सामने वीक की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। यानी वीक की वैल्यू कैसे निकाले, तो हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी निकालना है हमें, कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन या और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसका एक और नाम बताया था मैंने, ठीक है ना, किसके लिए, वीक के लिए, क्योंकि ग्राफ से नहीं निकाल पाएंगे हम। स्ट्रॉन्ग का तो क्या, स्ट्रॉन्ग कैसे लाइन खींचो आ गया, वीक के लिए नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक लॉ आता है, लॉ, कोहरलॉस लॉ, कोहरलॉस लॉ। स्पेलिंग गलत होगी कोई बात नहीं। कोहरलॉस लॉ क्या कहता है कुछ नहीं, तुम्हें किसका निकालना है, CH3COH का निकालना है ना, तुम्हें इसका निकालना है ना। अब देखो यहाँ पर सिंबल क्या होता है, सिंबल ऐसा होता है लैम्डा m नॉट के ऊपर जीरो, क्योंकि हम जीरो पर आ गए हैं, हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी जीरो कंसंट्रेशन। तो जो मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल है उसके ऊपर जीरो लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर कोहरलॉस लॉ क्या कहता है, कोहरलॉस लॉ कहता है तेरे को इसका निकालना है ना, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो कहते हैं कि देखो एक काम कर, कोई कंपाउंड ढूंढ जो ऐसा दिखता हो, CH3CO माइनस, और सपोज करो यहाँ पर Na है, और इसकी वैल्यू दी होगी मान ले 100 दी हुई है, ठीक है। फिर एक कंपाउंड ढूंढ जिसके अंदर H मिल जाए, जैसे HCl है, तो HCl की वैल्यू मान लो 50 दी है। फिर एक कंपाउंड ढूंढ जिसके ऐसा, मतलब वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये सब ये क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भैया इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, NS और NaCl की वैल्यू इतनी है, मान लो 70। अब क्वेश्चन आएगा कि फाइंड करो इसका लैम्डा जीरो पर, इसका फाइंड करो, एसिटिक एसिड का फाइंड करो, लैम्डा नॉट यानी जीरो कंसंट्रेशन पे एसिटिक एसिड का फाइंड करो, और गिवन ये सब होगा। तो आप क्या दिमाग लगाओगे, आप दिमाग लगाओगे क्या कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये CH3CO माइनस एंड H प्लस चाहिए। तो आप इन दोनों को ऐड कर देना, यहाँ से मिल जाएगा आपको CH3CO माइनस, यहाँ से H मिल जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर देना। तो ऐड करने से आ गया 150 आ गया, लेकिन 150 आ गया 150। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है NaCl, एक्स्ट्रा पार्ट है NaCl। तो आपको NaCl को माइनस करना पड़ेगा, तो आप NaCl को माइनस करो, 70 यहाँ से माइनस करो, तो 150 में से आपको 70 यहाँ से माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्या सीखा हम लोगों ने कि पहले इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया बताओ, CH3CO माइनस, और यहाँ से क्या मिल जाएगा H, यानी ये हमें मिल तो जाएगा, तो 100 और 50 हो गया 150। लेकिन जब इनको ऐड किया तो NaCl एक्स्ट्रा है, तो हमें NaCl माइनस करना पड़ेगा, 70 माइनस करना पड़ेगा, तो आपको आंसर मिल गया कितना, 80। तो आप ऐसे निकालते हो, इसको कोहरलॉस लॉ बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल आयंस। इसकी डेफिनेशन कहीं भी मिल जाएगी, मैं भी नोट दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अब इसको क्या बोलते हैं, कोहरलॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, पूरा नाम होता है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। मतलब आप इंडिपेंडेंटली निकाल सकते हो, प्लस माइनस करके निकाल सकते हो कोहरलॉस लॉ का। आप नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट, चैप्टर खत्म। सुनो, अब जो टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस, ये क्या होता है सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 9th 10th में आप देखते हुए आए हो। देखो एक बर्तन लो, एक ही बर्तन होगा यहाँ पे, इस बर्तन में एक रॉड लगाओ, यहाँ एक रॉड, यहाँ, इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पर हम बैटरी लगाते हैं खुद से बाहर से, और बैटरी का एक प्लस होगा, एक माइनस भाग होगा। इस बार माइनस वाले भाग को आप कैथोड कहते हो, ध्यान रखना, उल्टा है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा उल्टा है कैथोड, और प्लस वाले भाग को बोलते हो एनोड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप केमिकल डालते हो, फॉर एग्जांपल A प्लस B माइनस, तो जो प्लस से कहां जाएगा बताओ, माइनस के पास, और जो माइनस से कहां जाएगा बताओ, प्लस के पास। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, कि आपने A B साथ में थे, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से B को अलग कर दिया, A को अलग कर दिया, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। यानी यहां पर हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया, जैसे मैंने कहा देखो मेरे पास नमक है, नमक, यहाँ A भी मत मानो आप, नमक मान लो, नमक है, मोल्टेड नमक, और नमक को मैं प्यार से बोलूंगा, नमक भाई अपने अंदर से क्लोरीन गैस निकालो, नहीं मानेगा। नमक भाई अपने अंदर सोडियम निकाल के दो, नहीं मानेगा। लेकिन उसी नमक भाई को अगर बिजली के झटके दूंगा तो ये जो क्लोरीन माइनस है कहां चला जाएगा बताओ, क्लोरीन माइनस यहाँ, तो यहाँ पर हमें क्लोरीन गैस मिलेगा, और इस तरफ क्या मिलेगा बताओ, सोडियम मेटल मिलेगा। तो इससे आपने क्या सीखा कि जब काम अपने आप ना हो तो जबरदस्ती करवा सकते हैं, तो यहाँ पर हम करवाते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क। कैसा काम है बताओ, नॉन स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप नहीं हो सकता, तो हमें बिजली का सहारा लेना पड़ रहा है। अब इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी देना, ठीक है। ये कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस है, कुछ नहीं होता। तो अगर पूछ भी तो बता सकते हो, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब बता रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क इज डन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क इज डन, जो अपने आप नहीं हो सकता था वो काम किया जा रहा है। अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस की खास बात बताऊं, अगर कभी भी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आए तो उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आए तो क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे लिए इस केस में हमें तो बस इतना ही नॉलेज चाहिए था, इतना, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको, ये 11th क्लास का टॉपिक था। आप देखो एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में ऐसे बोलते हैं कि भैया इसके अंदर ना हमने NaCl डाला, ठीक है, सिर्फ NaCl, फिर बोलेंगे अगली बार NaCl के साथ मैंने पानी भी डाला है, ले, फिर बोलेंगे एक बार ना मैंने H2SO4 डाला है जी, फिर बोलेंगे जी एक बार हमने AgNO3 डाला है, अच्छा जी एक बार हमने इसमें डाल दिया कॉपर सल्फेट जी। यानी अलग अलग केमिकल्स में बिजली डालते हैं, बिजली मतलब इसमें करंट देना, करंट, अलग अलग केमिकल में करंट देते हैं लोग, करंट अलग अलग केमिकल में, और पूछते हैं क्या पूछते हैं कि बताओ यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, मतलब कि जैसे हमने कहा यहाँ पर क्या मिल रहा है बताओ, क्लोरीन गैस, और यहाँ क्या मिल रहा है हमें, सोडियम मेटल। तो बोलेंगे हम अलग अलग केमिकल डाल रहे हैं, कोई पानी के साथ, कोई बिना पानी के साथ,
तो बताओ एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा, तो इसका नाम होता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये रहा, इसका नाम होता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इसका नाम होता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा मेरे भाई, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपको याद ही करना पड़ेगा। अभी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम कैसे याद करते हैं, देखो हमारे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो याद करना, और जो मैं होमवर्क दूंगा उसको याद करना। एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ है NaCl का एक्वस वाला, देखो यहाँ पर ये एक्वस NaCl है। अभी तो आप समझ नहीं पाओगे, इतना बहुत पंगा है यहाँ पे, है ना, ये बहुत पंगा है, आप ये पढ़ भी नहीं पाओगे। तो मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ, मैं आपको लिस्ट दूंगा नोट्स में, वो याद कर लेना, पिछली बार भी दिया था, ठीक है। वो डिक्टो रिएक्शंस याद कर लेना, बस बात समझ पाए, उन रिएक्शंस को याद कर लेना और कुछ भी नहीं, ये पूरा पढ़ोगे दिमाग खराब हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है पता लग गया, बस वो रिएक्शंस आपको याद करने, वो मैं लिस्ट बता दूंगा। अब इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक क्या होता है मैं आपको बता दूं, फैराडेज लॉ, ठीक है, फैराडेज लॉ। अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस याद करना पड़ता है कि किस पर क्या मिलेगा, पहले बोल रहा हूं, वो कोई टीचर आपके दिमाग में नहीं घुस सकता, बता देगा, वो याद ही करना पड़ेगा कि यहाँ पर सोडियम मिल रहा है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ये मिल रहा है तो यहाँ ये मिल रहा है। अब फैराडेज लॉ क्या है, देखिए फैराडेज लॉ में दो लॉ है, पहला है जो अमाउंट के बारे में बात करते हैं, अमाउंट, कि अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो आपके पास एनोड है, कैथोड है, तो यहाँ पर कितना अमाउंट मिलेगा, ये अमाउंट कितना मिलेगा। तो फर्स्ट लॉ की हम बात करते हैं, फैराडेज के फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कितना वेट आएगा, ये जो उड़ के जा रहा है इसका वेट कितना होगा, जो ऊपर जा रहा है, जो चीज भी जा रहा है, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इनटू टाइम। सॉरी, करंट इनटू टाइम क्या है, कितना करंट कितने टाइम के लिए दिया, ज्यादा करंट तो ज्यादा वेट, समझ पा रहे हो, क्योंकि काम करंट से ही हो रहा है। अब इसको इकट्ठे बोलते हैं चार्ज, करंट इनटू टाइम को चार्ज कहा गया है। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे जेड, जेड इनटू क्यू, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, वेट ऑफ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ठीक है, सप्लाइड, चार्ज सप्लाइड। अब देखिए जो जेड है, इस जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब मुझे बताओ कोई, चलो जेड का मुझे आप बताना इसका मतलब क्या है, कमेंट में जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको मैं जेड का बस फॉर्मुला बता रहा हूं। जेड का फॉर्मुला होता है एटॉमिक वेट अपॉन में n 96500, ये कांस्टेंट होता है। सर एटॉमिक वेट क्या है, अरे बेवकूफ, मान लो मैंने कहा कि कॉपर है, तो कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है 63.5, तो यहाँ पर एटॉमिक वेट लिखना है। तो आपको पता लग गया ये फैराडेज का फर्स्ट लॉ है, जेड भी पता लग गया, जेड का नाम मुझे बताना है कमेंट में। तो फर्स्ट लॉ बड़ा आसान है, आप W Z Q, Q का मतलब पता है चार्ज, आप इसको I into T लिख दिया करो, सबसे बेस्ट। तो करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करो, जेड की वैल्यू बहुत आसान है, n क्या है आपको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, किसी ने बोला थी कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 0, तो यहाँ पर n का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर n का मतलब है 2 मोल्स ऑफ E, इलेक्ट्रॉन्स के 2 मोल्स है। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, बताओ क्वांटिटी ऑफ चार्ज आपसे पूछ ले, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होता है, देख लो सीधा, अगर ये 2 लिखा है ना तो 2 into F, ठीक है, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, और उसको चार्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 2F कहलाता है। मान लो कभी ऐसा लिखा हो कि Cr2O7 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ लिखा है, तो चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा 6F, चार्ज कितना होता है 6F, ये ध्यान रखना, ये भी अच्छा बात बता दी मैंने हाथों हाथ। तो n की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, n यहाँ पर एक प्रकार से सिर्फ नंबर है, नंबर, तो n का मतलब यहाँ पर नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स, बस चार्ज की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देता हूं, Z से Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या लोगे, तो आपको n सिर्फ नंबर लेना है, नंबर 2, ये होता है मोल्स, सिर्फ 2 लेना, आपको n से मतलब है। और ये अलग चीज बताइए मैंने कि कभी आपसे अगर n पूछे तो आप 2 लोगे बस, लेकिन कभी पूछ ले क्वांटिटी ऑफ चार्ज पूछ ले, रिएक्शन देखिए क्वांटिटी ऑफ चार्ज तो 2F, क्वांटिटी ऑफ चार्ज 6F। तो ये फैराडेज का फर्स्ट लॉ था जो आप इजीली समझ गए होंगे। अब फैराडेज साहब का सेकंड लॉ क्या है, देखिए फैराडेज साहब अपने सेकंड लॉ में क्या कहते हैं, अपने सेकंड लॉ में कहते हैं कि मान लो आपने एक सेल है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें मान लो आपने डाल दिया कॉपर सल्फेट, बगल में आपके AgNO3 है, और ये दोनों सेल सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज, 2 सेल्स, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर सेल सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका ये मानना था कि इसका जो वेट होगा, वेट W1, और इसका जो वेट होगा वो होगा W2, मतलब कि मान लो यहाँ पर कॉपर की बात कर रहे हैं, कॉपर का वेट है W1, यहाँ सिल्वर की बात कर रहे हैं, सिल्वर का वेट है W2, ठीक है, जो मिलेगा हमें करंट देने पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पता किसके होगा, एटॉमिक वेट अपॉन में n के, और इसका जो वेट होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक वेट अपॉन में n के। सर हमें समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं, मान लो तो वेट W1, वेट ऑफ कॉपर, कॉपर का कितना वेट होगा, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट कॉपर कितना होता है 63.5, जिसको नहीं पता बता दो, अपॉन में n, कॉपर हमेशा +2 में होगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, तो इसका वेट होगा 63.5/2 के रेशियो में। अब इसका वेट कितना होगा, देखो सीरीज कनेक्शन है, फैराडेज का सेकंड लॉ बता रहा हूं कि अगर दो चीजें अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो पहले वाले का वेट होगा 63.5/2 का रेशियो, और W2 जो होगा वो भी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक वेट। अब देखो सिल्वर का होता है 108 अपॉन में n, सिल्वर को आपने हमेशा Ag+1 में देखा होगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या दिमाग लगाते हैं, हम कहते हैं देखो हमें साइन को हटाना है, हमें साइन को हटाना है, तो हम लोग यहाँ पर रेशियो लेते हैं W1/W2, तो इससे क्या फायदा हुआ हमारा, ये हो जाएगा 63.5/2, और डिवाइड किससे करना है हमें 108 से, किससे करना है 108 से, 108/1 से, तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कुल मिला के मैं आपको बताऊं, आपको बस इतना ध्यान रखना है, W1/W2 इज E1/E2, जहां E का मतलब होगा एटॉमिक वेट अपॉन में n, खत्म। तो W1 का क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट अपॉन में n, W2 का भी एटॉमिक वेट अपॉन में n, तो हमने इसको E1/E2 लिख दिया, यानी इसको हम E1 बोल रहे हैं और इसको हम बोल रहे हैं E2, बहुत ही सिंपल। तो यही है फैराडेज का सेकंड लॉ कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट बाय n, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट बाय n। अब इस चैप्टर में क्या क्या है सुन लो, बैटरीज की ट्रिक मैं बता चुका हूं, चैप्टर में है बैटरीज एंड सेल, तो बैटरीज का ट्रिक और सारे जो इंपॉर्टेंट सेल है वो सब मैं बता चुका हूं। अब इस टॉपिक में कोलिजन, ठीक है, कोलिजन क्या होता है ये भी मैं अलग से पढ़ा चुका हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें है, तो इसको अलग से ट्रिक से बता रखा मैंने इसके बारे में। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, कुछ छूट गया तो आप मुझे बता सकते हो। बैटरीज वाला पार्ट है ना, और कोरिजन वाला पार्ट, इनमें रिएक्शंस है, तो रिएक्शंस की मैंने ट्रिक बना रखी है, तो ट्रिक की वीडियो अलग से डाल रखी है, वो भी देख लेना भाई, ठीक है, प्लीज़ देख लेना।